हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास जो है बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं स्पेक्ट्रम का अध्ययन। स्पेक्ट्रम के अध्ययन में हमने क्या क्या अध्ययन किया है, तो उसको हमने बड़े ही गहराई से अध्ययन किया है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना करके भी बताया गया था कि उसमें लाइमन श्रृंखला, पास्चन श्रृंखला, पूर्ण ब्रैकेट का अलग अलग स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का प्राप्त होता है। अब हम इसके आगे देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। स्पेक्ट्रम का जब हमने अध्ययन किया था तो वहां पर हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया है उसमें कुछ 2-3 कमियां हैं। क्या क्या कमियां थी? तो वो कमियां क्या थी कि एक तो वे परमाणु के स्थायित्व को व्याख्या नहीं कर सके, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर सके, और भी उसमें एक और कमियां थी। तो इस प्रकार से इन कमियों को दूर करने के लिए नए साइंटिस्ट, एक अलग साइंटिस्ट ने क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत हमने देखा है, द्रव्य की कण प्रकृति और क्वांटम सिद्धांत, इसके आधार पर उनके कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और ये जो साइंटिस्ट हैं वो है बोर, नील बोर, और ये इन्होंने किया 1913 में। नील बोर, इसीलिए इनके सिद्धांत को बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अब इन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कुछ निश्चित पोस्टुलेट्स, कुछ निश्चित अभिगृहित निकाले। तो उनमें 3-4 अभिगृहित हैं। कौन कौन से अभिगृहित हैं एक एक करके देखते चलते हैं। पहला उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत कक्षा वृत्ताकार पथ पर गमन करते हैं या घूमते हैं, और इनको उन्होंने क्या कहा? कक्षक कहा। तो क्या कहा? तो पहला उन्होंने धारणा दिया किसका? तो कक्षक नहीं है, वो कक्षा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिट। समझिए, ऑर्बिट क्या है? नाभिक के चारों ओर स्वीकृत वृत्ताकार स्वीकृत भी कह सकते हैं या निश्चित स्वीकृत वृत्ताकार पथ, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, घूमते हैं। तो इन्होंने क्या कहा अपना पहले इस अभिगृहित में कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, और इसको इन्होंने क्या कहा? कक्षा, ऑर्बिट। यहां पर देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं, समझ आ जाएगा। ये है नाभिक जो किसी परमाणु के बीचों बीच पाया जाता है, और इसके चारों ओर इस प्रकार से ये एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये इस प्रकार से तीसरी कक्षा। तो इन्हीं कक्षाओं के बारे में बोर ने हमें बताया है। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा समझते हैं। तो दूसरा क्या कहा कि प्रत्येक जो कक्षा है वो ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न रहता है। प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न रहता है। अब यहां पर देखिए, और इन ऊर्जा कक्षकों को उन्होंने नाम दिया, या तो इनको दर्शा सकते हैं 1, 2, 3, 4, या तो KL, M, N, इन नामों से इनको दर्शाया गया। तो क्या कहा दूसरे में उन्होंने कि प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, या ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न होती है ऊर्जा, और इसको इन्होंने ऊर्जा कोष या 1, 2, 3, 4 या KLMN इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। तो चलिए नाम दे देते हैं, KLM इसके ऊपर रहेगा तो, और MN, इस प्रकार से इनको नामकरण करेंगे। अब तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है समझते हैं। तो तीसरे अभिगृहित में क्या कहा है कि निश्चित ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा कोषों के में घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊर्जा कोषों में जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे ना तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ना ही ऊर्जा नष्ट करते हैं।
अर्थात उनकी ऊर्जा जो है एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, स्थिर ऊर्जा कोष, अलग अलग नामों से जाना गया है। स्थिर ऊर्जा कोष या ऊर्जा कोष भी कह सकते हैं इसी को, या तो फिर और भी नाम दिए गए हैं KLMN, इस प्रकार से इनको अलग अलग नामों से जाना गया। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा है वो निश्चित बना रहता है। जैसे ऊपर में ही कहा गया प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा से संलग्न होता है प्रत्येक कक्षा जो है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है तीसरे में कि जो निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों का ना तो क्षय, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये तो ना अपना ऊर्जा क्षय करते हैं और ना ही अपनी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, अर्थात उनमें ऊर्जा जो है निश्चित मात्रा में, उनकी ऊर्जा की मात्रा जो है निश्चित होती है। इस प्रकार से हमें परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी पता चल जाता है। अब देखते हैं उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जब ऊर्जा जो है निश्चित होता है और साथ में ऊर्जा जो है क्वांटीकृत भी होता है, ऊर्जा जो है क्वांटीकृत भी होता है। क्यों? क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये समझाया जा रहा है। स्पेक्ट्रम जो सिद्धांत है जो पहले भी दिया गया है उसके अनुसार ये समझाया जा रहा है, जिसमें क्वांटम के बारे में हम अध्ययन किए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इनका नेक्स्ट क्या है, अभिगृहित। तो नेक्स्ट अभिगृहित है ऊर्जा के समान ही, देखिए ऊर्जा के समान ही उसके एंगुलर मोमेंटम, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोणीय संवेग का भी अध्ययन, या कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होते हैं। ऊर्जा के समान इनके जो कक्षक के कोणीय संवेग हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर घूम रहे हैं तो उनका कुछ न कुछ कोणीय संवेग बनता है, तो इनके कोणीय संवेग का भी एक निश्चित मान होता है, लेकिन हम उनका निश्चित मान जो है ज्ञात नहीं कर सकते। उनका संभावित मान, हम एक समीकरण है जिसके द्वारा संभावित मान ज्ञात कर सकते हैं, और वो समीकरण है MVR इज इक्वल टू, ये होता है NH अपॉन 2 पाई। इस प्रकार से इस समीकरण के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसके एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का संभावित मान, लेकिन निश्चित मान नहीं है ना। तो ये उन्होंने चौथा अभिगृहित दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट अभिगृहित में क्या कहा है उन्होंने, इनको मिटा देते हैं। नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित होती है, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा अवशोषण करके, जब उनको निश्चित मात्रा में क्वांटा दिया जाता है या ऊर्जा अवशोषित करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये जो है क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाते हैं, जिसको मूल अवस्था, और एक जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसको क्या बोला जाता है, उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कोई फोटॉन कण या फिर बाहर से ऊर्जा मिला, तो उसने इस ऊर्जा को क्या किया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद ये जो है, ये मूल अवस्था से अपने इस प्रकार से उच्च अवस्था में, जिसको उत्तेजित होकर के उच्च अवस्था या इन्हीं को उत्तेजित अवस्था भी कह सकते हैं, में जाकर के ये ऐसे जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं। हालांकि ये भी है कि ये जो उच्च अवस्था है अस्थायी है। कैसे अस्थायी है, यहाँ पर ये कुछ ही क्षण ठहरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ ही क्षण ठहरने के बाद पुनः अपने मूल अवस्था में लौट आते हैं। जब वे अपने मूल अवस्था में लौटते हैं
तो प्रकाश की कुछ निश्चित आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो हमें बाद में स्पेक्ट्रम के रूप में नजर आता है। तो यह है उनका कुल मिलाकर के 5 अभिगृहित बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। और क्यों दिया गया है, तो रदरफोर्ड जो है कि कुछ सीमाएं थी परमाणु से संबंधित, तो उनको समझाने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो 5वां सिद्धांत है उसमें अगर ये जो है इनका ऊर्जा का अंतर कितना होगा, मान लीजिए ये E1 अवस्था में है और ऊर्जा ग्रहण करके ये E2 अवस्था में जाता है, तो क्या होगा E2 माइनस E1। इस प्रकार से हम उसके दो ऊर्जा के अंतरों को अंतर करके हम उसके जो कितना ऊर्जा अवशोषित करके वो मूल अवस्था से उच्च अवस्था में जा रहा है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके सफलता, परमाणु मॉडल की सफलता। परमाणु मॉडल की सफलता, अब सफलता देखते चलते हैं एक एक करके। तो पहला तो उन्होंने सफलता प्राप्त किया क्या कि परमाणु मॉडल के स्थायित्व के बारे में बताया, जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए। कैसे नहीं बता पाए थे, तो देखिए उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है आवेश युक्त कण है और नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है और ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ही घूमने के लिए। तो जब घूम करके ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो अंत में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आकर के नाभिक में गिर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिनमें उनकी ऊर्जा संलग्न रहती है, तो यहाँ पर परमाणु स्थायी हो गया। तो पहला ही उन्होंने इनकी सफलता क्या है, परमाणु का स्थायित्व, परमाणु का स्थायित्व। अब दूसरा इनका सफलता देखते हैं। तो दूसरा इनका सफलता है बोर सिद्धांत से बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। अब बोर सिद्धांत से बोर त्रिज्या की गणना करना। अब बोर सिद्धांत से बोर त्रिज्या की गणना करने के लिए एक समीकरण है, उस समीकरण में हम वैल्यू पुट करके, वैल्यू रख करके हम उसका बोर त्रिज्या का गणना कर सकते हैं। अब वो समीकरण क्या है, Rn इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है वो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर, इस प्रकार से me स्क्वायर z स्क्वायर। तो देखिए इसका जो ओवरऑल मान जो है Rn इज इक्वल टू ये आ जाता है, एक और मान निकलता है इसका, ये निकलेगा n0 इंटू क्या हो जाएगा, नहीं n0 नहीं, a0 इंटू n स्क्वायर। ये ओवरऑल या करके इसको जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन का बोर त्रिज्या का गणना किया गया है, तो हाइड्रोजन का बोर त्रिज्या जो है a0 माना गया है, ये माना गया है एक फिक्स मान है 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। तो यहाँ पर बोर त्रिज्या Rn इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 52.9 पिकोमीटर। तो इस प्रकार से हम बोर सिद्धांत से बोर त्रिज्या का भी, किसी भी परमाणु के बोर त्रिज्या का गणना कर सकते हैं। अब इनके सफलता का और क्या कारण है जो इनके सिद्धांत को माना जाता है, तो चलिए देखते हैं। तीसरा इनका सफलता का कारण है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा का अध्ययन, या हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रल रेखाओं का स्पष्टीकरण। हाइड्रोजन के
स्पेक्ट्रल रेखाओं का स्पष्टीकरण। तो अब इसको ध्यान से समझिए। हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार के जो रेखाएं के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन पहले कर चुके हैं। लाइमन श्रृंखला, पास्चन श्रृंखला, ब्रैकेट, फुंड और इस प्रकार से ये 5 श्रृंखला के बारे में, बामर श्रृंखला, ये इस प्रकार से 5 श्रृंखला के बारे में अध्ययन हमने किया हुआ है। तो उन स्पेक्ट्रम को जब और अच्छे से देखा गया, बोर के सिद्धांत के बाद उनको और अच्छे से जब समझा गया, तो वहां पर स्पेक्ट्रम जो है समझ आए। तो कैसे समझ आए? अब देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा उत्सर्जित करके, ऊर्जा जो है अवशोषित करके अपने मूल अवस्था से इस प्रकार से उच्च अवस्था में, जिसको उत्तेजित अवस्था कहा जाता है, में चला जाता है। अब किसी परमाणु में अगर हाइड्रोजन में ही देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए यहाँ पर इसमें समझते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा उत्सर्जित करके ये इस प्रकार से m में चला गया है। तो अपने ऊर्जा स्तर, जिसमें से इसको समझिए, यहाँ पर 1s1, n1, n2, n3, n4। अब ये ऊर्जा अवशोषित करके इस प्रकार से उत्तेजित होकर के n4 में चला गया। इसका स्पेक्ट्रम जो है इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है लौटेगा तो इसके 2-3 कंडीशन बनते हैं। कौन कौन से कंडीशन? एक तो ये जो है n4 से पहले n2 में आए, उसके बाद n1 में आए, अर्थात उच्च अवस्था से ये, उच्च अवस्था से और ये मूल अवस्था। तो उच्च अवस्था से पहले वो दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद फिर वो अपने मूल अवस्था पर आता है। या तो दूसरा कंडीशन है, सीधे अपने ऊर्जा का जो है उत्सर्जित कर दे और उच्च अवस्था से सीधे अपने मूल अवस्था में आ जाए। या तो ये भी हो सकता है कि ये जो है n4 से पहले n3 में आए, उसके बाद 3 से अपने मूल अवस्था में आए। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है कितना ऊर्जा अवशोषित किया और कितना उत्सर्जित करके, पहले वो कौन से अवस्था में आ रहा है, उसके बाद कौन से अपने मूल अवस्था में कब पहुंच रहा है, इसके आधार पर हाइड्रोजन में अलग अलग क्षेत्र में, हमने कौन कौन से क्षेत्र में देखा था? इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, विजिबल रेस, इनमें 5 प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए थे। तो इन्हीं स्पेक्ट्रमों का जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऊर्जा अवशोषित करके जब उच्च अवस्था में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट अपने मूल अवस्था में लौट आए। कई बार होता है कि वो अपने n4 से n3 में आते हैं, उसके बाद अपने मूल अवस्था में आते हैं। कई बार क्या होता है, n4 से n3 तीसरे अवस्था में आते हैं, उसके बाद फिर अपने मूल अवस्था में आते हैं। तो उनमें अलग अलग स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो हमने इस हाइड्रोजन का बनाया हुआ था, इस प्रकार से एक श्रृंखला में पहले भी बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो है सीधे लाइन बना दिया गया था। अब यहाँ पर समझते हैं कि अलग अलग अगर ऊर्जा अवस्था है तो इनका जो स्पेक्ट्रम भी अलग बनेगा। तो कैसा बनेगा, यहाँ पर देखते हैं। इनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा
इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए अलग अलग प्रकार का स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा अवशोषण और उसके बाद अस्थायी होते हैं, तो इसलिए ऊर्जा का जो है उत्सर्जन करते हैं और वो किस अवस्था में पहले आते हैं, उसके बाद किस अवस्था में वो अंतिम अपने अवस्था मूल अवस्था में कब लौटते हैं, इसके आधार पर हाइड्रोजन में ही हमें अलग अलग श्रृंखला स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए थे, जिनको क्या नाम दिया गया था? नाम दिया गया था लाइमन श्रृंखला, बामन श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला, पास्चन श्रृंखला, फुंड श्रृंखला। तो इस प्रकार से इनका भी स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बोर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर। अब इसमें इतना स्पष्टीकरण करने के बावजूद भी, बोर के परमाणु के बारे में इतना स्पष्टीकरण करने के बावजूद भी कुछ कमियां रह गई हैं। तो कमियां कौन कौन सी कमियां हैं, अब देखते हैं वो कौन कौन सी कमियां हैं। जहां तक इनके अभिगृहित और अभिगृहित का सफलता का कारण, क्या क्या इनका उपयोग है, कह सकते हैं सफलता क्या हासिल किया उन्होंने, इसके बारे में। और अब देखते हैं इनका भी सिद्धांत है, इन सिद्धांत में भी जो कमी पाया गया है वो कमी कौन कौन सा है। तो इसके कमी का मुख्य जो पक्ष है वो कौन सा है, यहां पर लिख देते हैं कमी। तो पहला कमी है कि ये जो सिद्धांत है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम का अध्ययन अच्छे से नहीं कर पाया, अच्छे से नहीं समझा पाया। यहाँ पर हाइड्रोजन का था तो उसमें एक परमाणु था, उसको हमने आसानी से समझा दिया। लेकिन अब देखते हैं हाइड्रोजन से आगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा परमाणु मिलकर के बने हुए हैं, तो उनको फिर हम उनके इलेक्ट्रॉन जो है अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, उत्तेजित अवस्था से जब लौटते हैं तो उनमें स्पेक्ट्रम जो है कैसा कैसा बनेगा, इसके बारे में अध्ययन इनके सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सका। दूसरा, दो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण हेतु बोर सिद्धांत के केवल एक स्पेक्ट्रम होना चाहिए। अब इन्होंने ये कहा है कि जो दो ऊर्जा स्तर हैं उनमें स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन किया गया तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है केवल ये और दो ऊर्जा स्तरों में इस प्रकार से एक लाइन होना चाहिए। लेकिन जब इनका बारीकी से एक अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इन लाइनों में भी आपस में ये लाइन जो है बटे हुए हैं, डिफ्रेंशिएटेड है, ये एकदम महीन छोटे छोटे और लाइन इसमें नजर आते हैं। तो इनके बारे में ये बताने में असफल रहे। और फिर इसमें किसमें असफल रहे, तो समझिए जब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके अपनी मूल अवस्था में लौटता है उनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र से ये विचलित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र में ये इनके जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं ये जो है अलग नजर आती हैं, जो और अलग अलग लाइन में विभाजित या विपाटित होती हैं जो नजर आती हैं, जिनके बारे में इन्होंने नहीं बता पाया है। उसी प्रकार विद्युत प्रभाव, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने को क्या प्रभाव बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र जो है इस प्रकार से जो है वो अलग अलग भागों में विपाटित होती है तो उनको कहा जाता है जीवन प्रभाव। जीवन प्रभाव विद्युत क्षेत्र में भी रखे जाने पर जो परिवर्तन हुए, जो विचलन हुए, जिनको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र वाले प्रभाव, क्या कहा जाता है? तो स्टार्क प्रभाव। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में बोर के सिद्धांत से स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला। उसके बाद देखते हैं तो परमाणुओं के जो दिशात्मक बंध से अणुओं का संरचना और आकार संबंधी जो जानकारी हमें मिलना चाहिए था वो जानकारी भी हमें नहीं मिला। इसके अलावा पाउली का नियम, हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का नियम, इन सब सिद्धांतों को भी समझाने में बोर के सिद्धांत जो है असमर्थ हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की सफलता के कारण कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझा पाया, परमाणु के स्थायित्व को समझा पाया, ये सब हैं। बोर सिद्धांत से बोर किसी भी परमाणु के बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, इसको उन्होंने समझा पाया। लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उन्होंने क्या क्या नहीं समझा पाए? जीवन प्रभाव नहीं समझा पाए, स्टार्क प्रभाव नहीं समझा पाए। ऐसे
तत्वों को नहीं समझा पाए, ऐसे परमाणु को नहीं समझा पाए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से अधिक हो, उनके स्पेक्ट्रम रेखाओं को नहीं समझा पाए। तो ये सब इनके कमियां हैं। अब देखिए, इनमें जितना टॉपिक आज देखे हैं, इन टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे और जितने भी क्लासेस होते हैं उनको आप रोज पढ़ा कीजिए, क्योंकि पिछले क्लासेस छोड़ करके अगर सीधा आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों का ध्यान या उसमें नॉलेज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्लासेस के लिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।